लेट्स सी। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ा है अभी तक हमने। एंड वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन सबसे सिंपल टर्म्स में कहा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी ऑफ नो लोड माइनस वी ऑफ फुल लोड अपॉन वी ऑफ फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, या अदरवाइज हमने इसको डिफाइन किया था एज E2 माइनस V2 अपॉन V2। ठीक है, वेयर V2 वी कैन कंसिडर इट टू बी एज अ लोड एंड। ठीक है, मतलब टू रेफर्स टू माय ये कह लो जनरेटर, दिस आर्मेचर। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो, और सिंपली हम इसकी जगह Eg या VL का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज Eg माइनस VL अपॉन VL। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इवेलुएट करनी है। ठीक है, तो इसके हमने अभी तक दो मेथड्स हमने देखे हैं। नंबर वन वाज नोन एज सिंक्रोनस इम्पीडेंस, या इसे हम कहते हैं ईएमएफ मेथड भी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड वाज द एटी मेथड, एम्पियर टर्न, और इसे कहते हैं हम एमएमएफ मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड्स में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस हैं। एंड व्हाट आर एग्जैक्टली ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। पहला मेथड जो है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इस मेथड में हमने ये चीज कंसीडर किया था दैट इंटायर ड्रॉप, जो कुछ भी हो रहा है जनरेटर में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, एंड दोज ड्रॉप्स आर इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ ड्रॉप ओनली। यानी कि अगर आप इवेलुएट करते हो दिस वैल्यू Eg माइनस VL, तो जो भी ये फंक्शन आ रहा है दैट इज अ ड्रॉप इन ईएमएफ। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या है, वी नो Eg इज इक्वल टू VL प्लस IA RA प्लस J टाइम्स एक्सेस। ठीक है, J टाइम्स एक्सेस, वेयर एक्सेस इज द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एट एनी लोड कंडीशन। अगर आप पर्टिकुलरली लोड कंडीशन की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन से इवेलुएट कर रहे हो व्हाट इज माय जनरेटेड वोल्टेज, तो उस टाइम पे क्या रहेगा माय कंडीशंस, दैट इज कंसिडर्ड एज माय एक्सएस। ठीक है, यानी कि आप हाफ लोड पे भी इवेलुएट कर सकते हो, फुल लोड पे भी इवेलुएट कर सकते हो, बट यूजुअली वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑफनली इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड ओनली। ठीक है, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप हाफ लोड पे नहीं इवेलुएट कर सकते या सर्टेन कंडीशंस पे इवेलुएट नहीं कर सकते। यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन ऑल्सो इवेलुएट एट एनी कंडीशंस, बट द थिंग इज एक्सेस भी आपको वहीं से लेना पड़ेगा, उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एक्सेस लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक्सेस के बारे में बात करते हैं। एक्सेस फर्स्ट केस में वाज रेफर्ड टू एज XL प्लस XAR। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है दिस इज कंसिडर्ड एज रिएक्टेंस ड्रॉप्स। J टाइम्स एक्सेस इज इक्वल टू J टाइम्स XL प्लस XAR। ठीक है, जहां पे XL क्या है, लीकेज रिएक्टेंस, XAR क्या है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप्स हमारे जनरेटर ईएमएफ में हो रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। अब इस मेथड में क्या कंसिडर था, दिस आर्मेचर रिएक्शन वाज एक्चुअली इंटरैक्शन बिटवीन फ्लक्सेस। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन फ्लक्सेस। ठीक है, तो दैट वाज इंटरैक्शन बिटवीन फ्लक्सेस। इसका मतलब क्या है, दो फ्लक्सेस आपस में इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली एमएमएफ इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है,
तो इस मेथड का ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज क्या था कि दिस वाज नॉट प्रोवाइडिंग अस एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है, यानी कि ये मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। तो एक और मेथड अडॉप्ट किया गया जिसे हमने कहा एम्पेयर टर्न मेथड और एमएमएफ मेथड। इस मेथड में क्या हुआ, इस मेथड में ये जो ड्रॉप्स हैं, जितने भी ड्रॉप्स हैं, ठीक है, एक्स के जितने भी ड्रॉप हैं, दैट वाज कंसीडर्ड एज एमएमएफ ड्रॉप्स, ठीक है, एंड विच इज इन रिलेशनशिप विद फील्ड करंट। तो जितने भी ड्रॉप्स हो रहे हैं वो फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक्स एस वॉज इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्स ए आर, जबकि एक्सएल क्या था, दैट वॉज अ ड्रॉप इन ईएमएफ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आई, फर्स्ट केस में प्रॉब्लम ये आई कि एक्स ए आर वॉज अ पार्ट ऑफ एमएमएफ, बट सेकेंड पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ, यानी एक्सएल वॉज अ पार्ट ऑफ ईएमएफ ड्रॉप। सेकेंड केस में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई, हमने एक्सएआर को करेक्ट कर दिया लेकिन एक्सएल को हमने एज इट इज छोड़ दिया, यानी कि उसको हमने एमएमएफ ड्रॉप में कंसिडर इवैल्यूएशन किया, जो कि होता नहीं है, ठीक है। लीकेज ड्रॉप्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। तो हमेशा हम ये कंसीडर करते हैं कि जो भी हमारे लीकेज ड्रॉप्स हो रहे हैं वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ ड्रॉप्स। क्यों, क्योंकि वो फ्लक्स कभी लिंक ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लीकेज का मतलब क्या है, लिंक नहीं करना। तो जब वो लिंक नहीं कर रहा है तो एक कांस्टेंट ईएमएफ ड्रॉप आपको ऑब्टेन होगा। सिंस these leakage drops are constant throughout the conditions from no load to full load, they never changes, ठीक है। only what changes is XAR, ये XAR चेंज होता है। इनिशियली लो वोल्टेज की बात करें, सॉरी नो लोड की बात करेंगे तो दिस XAR वैल्यू इज वेरी वेरी लो, ठीक है। एंड जैसे ही ये XAR वैल्यू इट इंक्रीजेस टू अ वैल्यू higher than 50% of the rating, this value increases steeply, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दिस सिस्टम बिकम्स मतलब दिस मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर हाई वोल्टेज, सॉरी हाई लोड कंडीशंस, ठीक है। बट यहाँ पे भी क्या चीज आई, प्रॉब्लम हमारे पास वही की वही रही कि यहाँ पे भी हमने ड्रॉप्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किए। अब इसके बाद हमारे पास एक मेथड और जनरेट हुआ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड, पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड, ठीक है। तो पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड में हमने क्या किया, पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड में हमने एक्सेस को दोनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एक्सएल प्लस एक्स ए आर। एक्स ए आर वॉज अ काउंटर पार्ट ऑफ एमएमएफ, वेयर एज एक्सएल वॉज अ काउंटर पार्ट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। ये चीजें हमने अलग अलग काउंट की, अलग अलग मेजर करी, एंड जब हमने अलग अलग मेजर करी तो पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड was almost the accurate method of all these three methods, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और भी है, ASA मेथड विच इज नॉट इन योर सिलेबस, जिससे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कुछ मेथड है, ठीक है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो हम एक्चुअल में रिलाई करेंगे सिंक्रोनस मेथड, एम्पियर टर्न मेथड एंड पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड पे। 90% ऑफ द टाइम दिस इज योर थ्योरी पार्ट, ठीक है। जितनी बार भी यूनिवर्सिटी में आया है इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। तो हमेशा थ्योरी इसकी पढ़ना एंड उसी पे मतलब उन्हीं चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रखना। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ये चीज तो ठीक है। हम पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड से हम इवैल्यूएट करेंगे अभी। पोर्टियर्स ट्रायंगल मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी। हम दो मेथड ये पढ़ चुके हैं, तो मेजर ड्रॉबैक आपके समझ में आ गए होंगे कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ ईएमएफ मेथड एज वेल एज एमएमएफ मेथड, ठीक है। Since they does not provide any accurate results, so we mostly rely on
एक्यूरेट रिजल्ट्स जितने हम पॉसिबली कर सकते हैं, तो इसलिए हम पोर्टियस ट्रायंगल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, पोर्टियस ट्रायंगल मेथड। ठीक है, तो पोर्टियस ट्रायंगल मेथड क्या होता है? पोर्टियस ट्रायंगल मेथड, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने अभी तक जितने भी टेस्ट किए, 3 टेस्ट किए हैं, दैट इज डीसी टेस्ट। डीसी टेस्ट किस लिए इवेल्युएट किया था? डीसी टेस्ट से हमने निकाला था आरए। ठीक है, सेकेंड टेस्ट वाज ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, एंड थर्ड टेस्ट जो आपने मशीन के साथ परफॉर्म किया था, दैट इज एससी टेस्ट। ठीक है, इन दोनों से हमें एक से मिली थी ओसीसी, एक से मिली थी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एससीसी। ठीक है, अब जब हम पोर्टियस ट्रायंगल मेथड करते हैं तो इसमें हमें एक चीज और करना होता है, एंड दैट वन मोर थिंग इज नोन एज ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दैट इज ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ZP का मतलब होता है जीरो पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? अगर आप डायरेक्टली देखते हैं, या तो जीरो पावर फैक्टर आपको कब मिलता है? कॉस जीरो कब मिलता है? कॉस इज इक्वल टू जीरो, कॉस फाइव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव? कॉस इनवर्स जीरो क्या होता है? या तो प्लस 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, इजंट इट? तो जीरो पावर फैक्टर का मतलब ये है, 90 डिग्री आपको क्या मिलेगा? जब आपके पास कैपेसिटिव लोड होगा, एंड माइनस 90 डिग्री मिलेगा जब आपके पास इंडक्टिव लोड होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो भी लोड है दैट इज 100% कैपेसिटिव एंड 100% इंडक्टिव। ठीक है, इस पे उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होती हैं, जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होंगी, दैट इज नोन एज ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर? ये चीज क्लियर है? हेलो, ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो या तो कैपेसिटिव लोड, 100% कैपेसिटिव लोड, या 100% इंडक्टिव लोड पे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या इतने सारे टेस्ट हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, एंड ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू परफॉर्म सिंपल लोड टेस्ट। ठीक है, यहां करते हैं हम लोड टेस्ट एट ZPF, जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, यानी कि या तो हाईली इंडक्टिव लोड या हाईली कैपेसिटिव लोड, उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होती हैं उनको हम कहते हैं ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये दिखती कैसी हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़ी हैं वो कुछ इस पैटर्न पे होती हैं। लाइन विजिबल है? ठीक है, तो दिस इज माय IF, यहां पे होता है मेरे पास IA, यहां पे होता है मेरे पास ये कह लो EG। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम प्लॉट करते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस फॉर्म की होती है।
जो कि होती है हमारी OCC। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी इस लेवल की, दैट इज SCC, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो होती है यहां से शुरू, ठीक है, समवेयर इन मिड कहीं पे होगा, ठीक है, फुल लोड करंट हमारा कहीं पे होगा यहाँ पे, एंड उससे पहले की कंडीशन से कहीं पे हमारा लोड शुरू होगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम ZPSC कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बनने के बाद एक लाइन और है हमारे पास, दिस इज नोन एज एयर गैप लाइन, ठीक है। तो एयर गैप लाइन क्या है, इस लाइन का एक्सटेंशन, इस लाइन का एक्सटेंशन लेट अस कंसीडर ए, यहां पे हमारा कोई पॉइंट है, तो इस लाइन का एक्सटेंशन अप टिल इंफिनिटी इज नोन एज माय एयर गैप लाइन, ठीक है, क्लियर। ध्यान से समझना इस चीज को अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा वो, यस हाँ, थोड़ी देर में क्या हो जाए आपको पता, स्टेप्स में पूछना, हर चीज स्टेप्स में पूछना, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सैचुरेशन पहले से ही आना शुरू हो जाता है, तो दिस लाइन इज, ये मान लो बहुत छोटी सी लाइन होती है, दिस इज एयर, अच्छा है लिखा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, यहां नहीं, यहां बनाते हैं, लेट दिस बी ए, चलने दो आगे। अब इसके बाद जब आपने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिए हैं, ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं ये पॉइंट जहां से हमारा ये एयर गैप लाइन OCC कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग हुई है, एंड वी मेक अ ट्राइंगल कनेक्टिंग दीज, वन पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट, एक तीसरा, दूसरा ये, एंड तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, ऑन द एक्सिस, एंड इस सर, पॉइंट को नीचे का लेट नहीं अस, दिखाई दे रहा है कुछ भी। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, यस सर। सर जहाँ तक IF है ना, यहाँ तक दिख रहा है, उसकी वजह नीचे वाली लाइन है वो नहीं दिख रहा, तो बेटा थोड़ा उसके नीचे ऊपर कुछ कर लिख, दीजिए। उसके हाँ नीचे बस कुछ लिखा लाइन है तो, नहीं, बेटा लिखा उसके नहीं है नीचे, सर, पर वो जो लाइन है ना सर, वो जहाँ से निकल रही है वो। अब विजिबल है नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ स्क्रीन को, यस सर, अभी है, अभी है सर। सही है सर, बस हो गया। ठीक है। यस सर, सही है। हाँ तो अब हमने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बना लिया, एक यहां से इस पॉइंट से जहां पे एयर गैप लाइन हमारी अलग हुई है, लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज C डैश, ठीक है, एंड लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज B डैश, एंड लेट दिस पॉइंट बी A डैश, ठीक है। स्पेसिफिक मैंने इसलिए मार्क किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए क्या चीज हो रही है, ठीक है। आपने ये तीन पॉइंट्स बना लिए, दिस ट्राइंगल इज नोन एज पोर्टियर्स ट्राइंगल, पोर्टियर्स ट्राइंगल, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं पोर्टियर्स ट्राइंगल। एंड वाई पोर्टियर्स ट्राइंगल, वाई दिस थिंग इज नोन एज पोर्टियर्स ट्राइंगल, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोर्टियर वाज द साइंटिस्ट जिसने इस ट्राइंगल को आइडेंटिफाई किया था, एंड वहां से आप आइडेंटिफाई हो पाया था कि एक्सिस जो था दैट कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज एक्सएल एंड वन इज XAR। तो हमें अल्टीमेटली ये दो चीजें निकालनी है, व्हाट इज माय एक्सएल, लीकेज रिएक्टेंस, विच इज अ EMF पार्ट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, EMF ड्रॉप, एंड दिस इज नोन एज MMF ड्रॉप। तो EMF ड्रॉप हमारा अलग निकालना है, देन उसके बाद हम फेजर बनाएंगे, वहां से हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें कि XL कितना होगा, XAR कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम इसी चीज के लिए वर्कआउट करेंगे। अब मैंने क्या किया,
सेम इस ट्राइंगल को पकड़ा एंड आई हैव लिफ्टेड दिस ट्राइंगल, ठीक है। जब मैं इस चीज को मैं लिफ्ट करूंगा तो ये वेरियस लोकेशन से होगा, पास होगा, ठीक है। ये वेरियस लोकेशन से पास होगा। लेट दीज पॉइंट्स आर, दिस इज डी, दिस इज एफ, सॉरी ई एंड दिस इज एफ, ठीक है। लेट दिस बी V2, certain V2, this is E2, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए, वी हैव टू एक्साइट दिस जनरेटर टू द फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी फुल कैपेसिटी IF, जो भी इसकी फील्ड करंट वैल्यू होगी IF मैक्स, IF फुल, ठीक है, वहां तक हम लेके गए। यहां से हमने एक पॉइंट बनाया, बहुत पीछे चले गया, लेट अस कंसीडर वो यहां कहीं बना, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को हमने दोबारा से फैब्रिकेट किया, दैट इज, अब हम इस पॉइंट को ले लेते हैं एज B, A एंड C, ठीक है। नीचे वाली ही नोटेशंस ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज K, ठीक है। इस ट्राइंगल को आपने वेरियस लोकेशंस पे बनाया। अब आपने क्या किया, इस फुल लोड करंट के लिए आपने ये वैल्यू रखी, ठीक है। तो एट फुल एक्साइटेशन, यानी कि फुल रेटेड एक्साइटेशन, हमें जो वैल्यू मिल रही थी दैट वाज VL। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, इस फुल रेटेड करंट पे इस ट्राइंगल को धीरे धीरे खिसकाया और हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, सच दैट ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। ये पॉइंट रिमेन रहा एज इट इज, यानी कि ये लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज सच दैट इट इज मूविंग ऑन ZBFC कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, ठीक है। अब इस जगह पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को, इन तीनों ट्राइंगल्स को पोर्टियर ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज IAZS, दिस इज IAZS पार्ट, ठीक है। एंड इस पार्ट में दिस पार्ट इज डिनोटेड एज IAXL एंड दिस पार्ट इज डिनोटेड एज IAXAR, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या क्या एक्साइटेशंस हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। ये चीज सभी को क्लियर Yes, हुआ, sir. ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्या बनानी है इस डायग्राम की, ये जो इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं ZBFC कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वोल्टेज रेगुलेशन जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स लिए, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर IA आर्मेचर रिएक्शन, दिस इज द करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये विजिबल है, नहीं है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल अप टिल दिस पॉइंट, दिस पार्ट O से इस पॉइंट तक हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्साइटेशन, दिस पार्ट यहां से यहां तक का जो वैल्यू है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज माई टोटल फील्ड करंट यहां से यहां तक, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई टोटल फील्ड करंट, क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। अब इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम भी बहुत टिपिकल है, फेजर डायग्राम अगर आप मैं बात करूं तो फेजर डायग्राम बहुत टिपिकल है। तो कैसे बनेगा, हम बार बार हम इस चीज को यहीं पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनिशियल हम स्टार्ट किए, लेट अस स्टार्ट विद द रेफरेंस वोल्टेज V को हमने ले लिया एज रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, वी आर हैविंग सर्टेन लैगिंग 5 which is of IA,
ठीक है, हमने क्या किया, वी आर हैविंग अ रेफरेंस वोल्टेज V एंगल 0 एंड इससे हमारा लैग कर रहा है, दैट इज IA। विजिबल है ये पार्ट विजिबल है बेटा? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो अब यहां से इस पॉइंट से आगे जाएगा, दैट इज IARA। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, यहां पे हमने वैल्यू निकाली थी दैट E1। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास हमें यहां से पता लग गया है दिस पार्ट इज माय IAXL। तो डायमेंशन मेजर करके दिस ड्रॉप, इस ड्रॉप को मेंशन करके, ठीक है, यहां से हमें ये ड्रॉप मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ड्रॉप? दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ड्रॉप विच इज इक्वल टू, यानी कि दिस पार्ट दैट इज, लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज E1, तो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज VL। तो E1 माइनस VL इज इक्वल टू IA टाइम्स XL। तो यहां से हमें वैल्यू मिल सकती है XL की, क्यों? क्योंकि हमें फुल लोड आर्मेचर करंट पता होता है। तो E1 माइनस VL अपॉन IA, तो यहां से हमें XL की वैल्यू मिल गई एंड इस XL की वैल्यू से हमें इवेलुएट किया एट एनी IAXL। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? इसके बाद हम यहां से मार्क करना स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माय E1। ठीक है, E1 क्या चीज है? E1 अगर मैथमेटिकली यहां से देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो E1 इज इक्वल टू VL, ये आपका VL है, VL प्लस IARA प्लस J टाइम्स IAXS। ठीक है, दैट इज E1 इज इक्वल टू VL प्लस IARA प्लस J टाइम्स IAXS। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो व्हाट इज E1? E1 इज इक्वल टू V1 प्लस IARA J टाइम्स XS। तो यहां पे हमें ये चीज वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को, E1 को हम यहां प्लेस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है, एंड यहां से मेजर करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस IA। ठीक है, जो भी यहां पे फील्ड वैल्यू मिलेगी, जो भी यहां पे फील्ड वैल्यू मिलेगी, वो क्या करेगी, वो 90 डिग्री से अहेड होगी। ठीक है, ऑफ, लेट अस कंसीडर जो वैल्यू आई है दैट इज I1 which will be 90 डिग्रीज अहेड। कल हमने बात करी थी 90 डिग्रीज क्यों अहेड होगी, दिस वैल्यू यहां से यहां तक की जो फील्ड करंट की वैल्यू होगी दैट इज, लेट अस कंसीडर IF1। तो दिस इज IF1। ठीक है, अब एक पार्ट है हमारा ये, इस पार्ट को भी हम मार्क करेंगे। इस पार्ट की नेगेटिव इज IA IF2, इन दोनों का फेजर सम इज दिस इज IF। ठीक है, बाकी पार्ट सेम रहेगा जो MMF मेथड का था। इस MMF से 90 डिग्री हमारा लैग करेगा, दैट इज E0। ठीक है, दिस इज माय E0। तो E0 कैसे मिलेगा? E0 मिलेगा हमें इस वैल्यू को इवेलुएट करके। ये वैल्यू कैसे इवेलुएट होगी? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, इसकी वजह से जो IFA प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, दोनों को एडअप करके आप यहां पे मार्क करोगे, यहां से आप इवेलुएट करोगे स्केच करके, दिस इज माय E0। क्लियर? यानी कि स्टार्टिंग में क्या डिफरेंस आया, ओनली दिस पार्ट इज द डिफरेंस। MMF मेथड में ये पार्ट का डिफरेंस था। ठीक है, MMF मेथड में आपने क्या इवेलुएट किया था, सिंपली IARA इवेलुएट किया था एंड यहाँ पे इक्वेट कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू E1। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपने इवेलुएट एक्स्ट्रा किया है, आपने यहाँ पे इवेलुएट किया है IAXL को। IAXL कैसे इवेलुएट हुआ है? विद दिस ट्राइंगल, एंड इस ट्राइंगल को हम कहते हैं पोर्टियर्स ट्राइंगल। तो पोर्टियर्स ट्राइंगल इज यूज्ड टू बेसिकली इवेलुएट द वैल्यू ऑफ IAXL।
यानी x को दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, जो डायरेक्टली नहीं हो सकता था। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप सभी लोगों को कि पोर्टियस ट्राइंगल क्या है। तो यस सर। पोर्टियस ट्राइंगल इज बेसिकली दिस ट्राइंगल। अगर आपसे कोई पूछता है एक्सप्लेन पोर्टियस ट्राइंगल, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कोई एक्सप्लेन वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग पोर्टियस ट्राइंगल मेथड, तो आपको वहां तक पूरा एक्सप्लेन करना होगा, फेजर बना के, फेजर को दिखा के। ठीक है, बाकी इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी जैसे लेक्चर ओवर होता है, एंड रिकॉर्डिंग्स भी मैं डायरेक्टली जैसे लेक्चर ओवर होता है डेली बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को लगता है आई एम हैविंग सर्टेन डाउट्स, तो आप एक बार वीडियोस रेफर कर सकते हो दोबारा से, एंड अगर फिर भी नहीं समझ में आता, यू कैन कंसल्ट मी। ठीक है, 1-on-1 डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इन चीज़ों के रिगार्डिंग में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया सभी को, पोर्टियस ट्राइंगल मेथड? ओके सर। जी सर। यस है ना? सर। या दोबारा बताने की जरूरत है? एक बार दोबारा कंसिडर करें, केवल डायग्राम बनाते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपको कर ये दीजिए। परफॉर्म करना है। टेस्ट सिंपल है, टेस्ट में कुछ नहीं है। ओपन सर्किट टेस्ट, यानी कि आपने क्या करना है, जस्ट आपने जनरेटर को ओपन सर्किट पे डाल के 120 150% तक एक्साइट करना है। यानी कि मान लिया फील्ड करंट आपका दे रखा है, फील्ड करंट शुड बी 10 एम्पेयर्स, तो आप उसको 15 एम्पेयर तक एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको दिया हुआ है सॉरी अगर आपको दिया है कि आप शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या करना है, तीनों जो फेजेस हैं जनरेटर के, तीनों को कनेक्ट करके यू नीड टू एक्साइट द फील्ड सच दैट कि रेटेड करंट फ्लोज इन आर्मेचर सर्किट। यानी कि वहां पे आपको केवल और केवल करंट मेजर करना है, विच विल बी ऑब्टेन्ड रफली अराउंड 20 to 30% ऑफ माई एक्साइटेशन, यानी सॉरी वोल्टेज। ठीक है, 20 to 25% ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, 20-25% पे ही इतना ज्यादा करंट आपको मिल जाता है शॉर्ट सर्किट के केस में। एंड लोडेड सॉरी एक ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स है, ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए यू नीड टू पुट द मशीन इन लोडेड कंडीशन, ठीक है, विद रिएक्टेंस सिस्टम, यानी रिएक्टिव ग्राउंडिंग आपको करनी होती है। क्लियर? तो तीन टाइप की कर्व जो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, जो तीन टाइप की कर्व आपके पास अवेलेबल होती हैं वो कुछ इस फॉर्म की होती हैं। पहली कर्व जिसे हम कहते हैं OCC, दूसरी विच इज प्लॉटेड बिटवीन EG एंड IS। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो होती है दैट इज प्लॉटेड बिटवीन IA एंड IF। ठीक है, क्लियर? दिस इज माय शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं मिड पॉइंट से कहीं से शुरू होती है एंड इट स्टेज वेल बिलो OCC कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जीरो पावर फैक्टर, यानी अंडर कंप्लीटली लैगिंग लोड, ओनली एंड ओनली लैगिंग लोड। ठीक है, इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो इस चीज को हम कहते हैं एयर गैप लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज एयर गैप लाइन। ठीक है, सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन ये पॉइंट है जहां पे आपका मशीन सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, धीरे 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 इट स्टार्ट्स डेविएटिंग एंड दिस डेविएशन इज नोन एज सैचुरेशन। क्यों होता है? सैचुरेशन की वजह से हमारा जो होना चाहिए आइडियली दिस स्ट्रेट लाइन, एयर गैप लाइन पे स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन क्या है, कोर के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है एंड दैट लिमिटेड स्पेस कैन अकोमोडेट लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लक्स लाइंस, तो इसलिए कोर सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल बनाया था बिटवीन द ओरिजिन ओ, बिटवीन दिस पॉइंट। ठीक है, आपने दो
एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहां से आपने परपेंडिकुलर बनाया था, जिसको हमने इस पॉइंट को मार्क किया था ए डैश, इसको किया था बी डैश, इसको किया था सी डैश, ठीक है। इसके बाद हमने लेटस कंसीडर कि हमारे पास फुल लोड वोल्टेज हमारे पास क्या है, VL है। VL हमने मार्क किया सच दैट दिस पॉइंट B डैश रिमेन्स ऑन द एक्सेस, इसको हमने मार्क कर दिया एज B, ठीक है। इसके बाद इस ट्राइंगल को एज इट इज हम उठा के यहां लेके गए, इसको हमने स्ट्रेट लाइन बनाया। दिस लाइन, दिस लेंथ OB डैश इज एग्जैक्टली इक्वल टू, लेट अस कंसीडर यहां पे हम क्या बना दें, K, ठीक है। तो दिस लाइन इज एग्जैक्टली इक्वल टू OB डैश, ठीक है। इसके बाद आप यहां से इस लाइन के पैरेलल बनाओगे, इस लाइन के पैरेलल हम यहां से बनाएंगे, तो इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर बनाओगे, जिसको आप लिखोगे A, C को आप मार्क करोगे CK, ठीक है। एंड इस पॉइंट को हम कहते हैं E1, लेट अस कंसीडर E1, ये पॉइंट है हमारा E1, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स माय IAXL and this part resembles my IAXAR and this complete resembles my IAXZS at full load, ठीक है। फुल लोड की बात की जा रही है, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो दैट दिस इज माय फुल लोड IF, ठीक है। यहां से आपने मार्क कर दिया एस IF1, ठीक है। अब बीच में भी आप डायग्राम बना सकते हो, नॉट अ टिपिकल टास्क। यहां से आप बनाया, यहां पे आपने बनाया और यहां पे आपने बनाया, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम, नेम, नॉमेनक्लेचर दे सकते हो, बस आपको अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है कि दिस लाइन इज रिमेन एज इट इज, बी पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा एंड यू हैव टू मूव अलोंग ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस लेंथ अल्टीमेटली गेट्स शॉर्टन, जरूरी नहीं है कि हर टाइम ये इक्वल ही है, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है, तो यहां से आपको तीन चीजें मिली, क्या मिली, एक IAZS, एक IAXL एंड एक मिला IAXAR, ठीक है। इस फील्ड करंट के लिए हमें कोई फुल लोड रेटेड करंट मिल जाएगा, IAF1 की बदले हमें ये वाला रेटेड करंट मिल जाएगा, दिस इज माय IA, जो कंडीशन प्रिवेल कर रही होगी, एंड दिस IA इज इटसेल्फ दिस IA, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट पकड़ा, ओरिजिन, सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया V, ठीक है। V से हम मानते हैं कि दिस IA इज लैगिंग बाय सर्टेन एंगल फाई, तो हमने क्या किया, इसको फाई एंगल से लैग करा दिया, दिस इज IA, ठीक है। वंस दिस इज डेवलप्ड, इसके बाद हम इवेलुएट कर चुके हैं, DC टेस्ट हमने परफॉर्म किया था, जिससे हमने RA की वैल्यू निकाली थी, एंड RA निकाल के हमने रख दिया IARA, सॉरी थोड़ा सा डिसओरिएंटेड है, IARA, ठीक है। यहां पे पहुंच गए आप। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपने क्या किया, IAXL, आपने एक्सेल की वैल्यू यहां पे डायग्रामेटिकली इवेलुएट कर ली थी विद दिस हेल्प, यानी कि दिस वैल्यू इज IAXL। तो यहां से IA की वैल्यू हमें पता है, दिस इज माय IA, यहां पे वैल्यू डाल सकता हूं, एक्सेल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। एक्सेल की वैल्यू को मैंने क्या किया, दोबारा इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एंड परपेंडिकुलर टू दिस यहां पे मिला हमें IAXL। इन दोनों का एडिशन हमें प्रोवाइड करता है E1, ठीक है। E1 से 90 डिग्री अहेड होता है हमारा फ्लक्स,
या ये कह लो फील्ड करंट, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फील्ड करंट की वजह से, तो इसलिए हम डील करेंगे फील्ड करंट के लिए। या इंस्टेड बुक्स में आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में मिल सकता है एफ एफ, ठीक है, एफ वेयर एफ स्टैंड्स फॉर एमएमएफ, ठीक है, एमएमएफ इज अगेन फाई इंटू एस, फाई डॉट एस, वेयर एस इज रिलक्टेंस, ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमारी जो मशीन है दैट इज सिलेंड्रिकल रोटर इन नेचर, तो फाई अल्टीमेटली चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, ऑल द थिंग्स आर सेम, ठीक है। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड दिस, अब ये जो करंट है दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सम फील्ड करंट, बिकॉज ऑफ सम करंट, तो इसका हमने क्या किया, इंटरप्रिटेशन किया एज IF2, ठीक है, इन दोनों का फेजर एडिशन किया, फेजर एडिशन करने के बाद हमें जो मिला है दैट इज IF फील्ड करंट, ठीक है, इस फील्ड करंट से हम यहां मार्क करेंगे कहीं पे IF दिस मैग्नीट्यूड 0 से यहां तक, एंड इसको हम इंटरपोलेट करेंगे ऑन OCC, यहां जो वैल्यू हमें मिलेगा दिस विल प्रोवाइड मी द वैल्यू ऑफ, दिस वैल्यू प्रोवाइड्स मी E0, ठीक है, एंड E0 इज एग्जैक्टली बिहाइंड माय IF, ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? अब डायग्रामेटिकली समझ आया कुछ, मैंने इलेबोरेट किया है, दोबारा समझाया है, जी सर। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो यू वुड लूज समथिंग, ठीक है, तो दिस इज माय फाई, दिस एंगल विल बी माय, ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज डिफाइंड एज, इसको हम कहते हैं लोड एंगल डेल्टा, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस वैल्यू फ्रॉम देयर टू हेयर वैल्यू, दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ 5, एंगल्स आपको याद रखना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री 90 डिग्री, एंड यहां से कंपैरेटिवली यहां देखोगे तो दिस इज 90 प्लस डेल, ठीक है, सबका एक एंगल है, एंड यू हैव टू पुट एंगल्स एवरीवेयर, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सारे के सारे एंगल फॉर्मेट में ही आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, बट इस पे न्यूमेरिकल एक या दो बार आया है यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख पा रहा हूँ, 6 साल के रिकॉर्ड में 1 या 2 बार न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, रेयर चांस में इस पे न्यूमेरिकल आता है, रेयर, थ्योरेटिकल पार्ट जरूर आता है कि पोर्टियस ट्राइंगल एक्सप्लेन करो, पोर्टियस ट्राइंगल क्या क्या चीज एलोबरेट करता है, तो आपको ये डायग्राम आपको हर जगह मस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर दिस, ठीक है, यू हैव टू मार्क दिस व्हाट इज ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई डाउट? ओके सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है नो सर। अदर देन मनोज? किसी की आवाज नहीं आ रही बेटा? Being a CC, No, you are sir. playing a good role. नो डाउट। No doubt. चलिए ठीक है, अब आपने ये चीज पढ़ लिया पोर्टियस ट्राइंगल, अब हाउ टू पुट दीज इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, कैसे हम इन चीजों को न्यूमेरिकल फॉर्म में पुट अप करें, ठीक है। मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करी है, ठीक है, एंड वहां पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो हमने कल ये वाला नहीं किया था, दैट वाज सम डिफरेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल है आपके पास एंड दैट न्यूमेरिकल इज सेज 3300 वोल्ट 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैज अ फुल लोड करंट ऑफ 100 एम्पियर, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें,
तो हैज़ अ फुल लोड करंट ऑफ 100 एम्पेयर ऑन शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के केस में अ फील्ड करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल लोड करंट, यानी 5 एम्पेयर का करंट आपका फुल लोड करंट प्रोड्यूस करता है। द ईएमएफ ऑन ओपन सर्किट फॉर द सेम एक्साइटेशन, यानी 5 एम्पेयर पे ही, ठीक है, जो ईएमएफ वैल्यू मिलेगी फॉर सेम एक्साइटेशन वाज 900 वोल्ट, ठीक है, 900 वोल्ट वाज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ 5 एम्पेयर करंट वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। अब द आर्मेचर रेजिस्टेंस वाज 0.8 ओम पर फेज, डिटरमाइन द full load voltage regulation at 0.8 power factor lagging and second is 0.8 power factor leading, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। सिंस दिस न्यूमेरिकल इज एक्सप्लोरिंग अबाउट सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ओनली, यहाँ पे केवल सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड की बात की जा रही है, ZS आपको इवेलुएट करना है केवल, ठीक है। एंड ZS इज इक्वल टू RA प्लस J टाइम्स XS, ठीक है। तो ZS इज इक्वल टू RA प्लस J टाइम्स XS, ये चीज आपको इवेलुएट करनी है, जहां पे XS इज इक्वल टू XL प्लस XAR, ठीक है। इस चीज को आप भूल जाओ, आपको डायरेक्टली ZS की वैल्यू निकालनी है, तो XS की वैल्यू निकालनी है, एंड XS की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ZS का मैग्नीट्यूड इवेलुएट करेंगे। एंड हाउ टू इवेलुएट द मैग्नीट्यूड ऑफ ZS, ZS इज इक्वल टू क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट circuit current at common IF is equal to constant. This is given as 5 ampere, this voltage is given as 900 volts and this current is given as कितना दिया हुआ है, full load current 100 ampere, यही दिया ना, ठीक है, क्लियर। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, फुल लोड करंट ऑफ 100 एम्पियर्स, तो 5 एम्पियर हमारा फुल लोड करंट इवेलुएट कर रहा है। तो यहां से आपके पास ZS की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, यहां से आपके पास ZS की वैल्यू आ गई, ZS इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 9 ओम्स, क्लियर। बट 900 क्या है, दिस इज माय लाइन वोल्टेज, तो 900 बाय √3, याद रखना 900 वोल्ट जो है दैट इज गिवन एज 900 वोल्ट लाइन वोल्टेज, दैट इज 9 बाय √3, ठीक है। कैलकुलेटर्स हैं सभी के पास, यस ठीक है, नहीं है तो मैं आपके लिए इवेलुएट करके दे देता हूं, 900 वोल्ट, ठीक है। डू कैरी योर कैलकुलेटर्स, जब आप बैठे हैं साथ में तो एक कैलकुलेटर जरूर ले लें, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस मैं कोशिश करूंगा कि आप ही एक्सप्लेन करें, ठीक है, मतलब मैं इक्वेशंस पुटअप कर दूंगा लेकिन आंसर्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय यू ओनली, तो इंटरेक्शन बना रहेगा। इससे हमारी वैल्यू आई है 5.196 ओम्स, ठीक है। RA की वैल्यू हमें गिवन है, RA वॉज इक्वल टू, RA कितना दिया हुआ था, RA वॉज गिवन है 0.8 ओम्स पर फेज, तो ZS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RA स्क्वायर, या सिंपली लिख लेते हैं XS की वैल्यू लिखते हैं, XS इज इक्वल टू ZS स्क्वायर माइनस ऑफ RA स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, जल्दी बताओ, ZS इज 5.196, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 0.8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 5.196 इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 0.8
square equal to under root answer equal to, that is 5.13, which is equal to 5.13 ohms per phase. ठीक है, तो अब हमारे पास ZS हो गया इन द फॉर्म ऑफ 0.8 प्लस J टाइम्स 5.13 ओम्स. ठीक है, क्लियर. अब हमें निकालना है E. व्हाट इज EG? EG इज इक्वल टू VL प्लस IA इंटू ZS. VL हमें दिया हुआ है. अगर हम मानते हैं कि VL इज माय रेफरेंस वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज गिवन आउट टू बी एज 3300 वोल्ट्स. 3300 डिवाइडेड बाय √3, एंगल बन जाएगा 0 प्लस लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज में इवैल्यूएट करना होगा. VL मतलब लोड वोल्टेज, VP लिखो PH. ठीक है, तो VPH प्लस IA क्या है हमारे पास 100. एंगल कितना है? पावर फैक्टर वाज गिवन आउट टू बी एज 0.8, पावर फैक्टर लैगिंग, दैट इज -36.86 डिग्रीज. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 36.86 कैसे आया? लैगिंग दिया हुआ है इसलिए माइनस कॉस इनवर्स 0.8. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ZS. ZS क्या हुआ है हमारे पास? ZS हमारे पास ये वाली फॉर्म में है, दैट इज 0.8 प्लस J टाइम्स 5.13. इवैल्यूएट करोगे तो EG की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3300 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 100 शिफ्ट this value comes out to be as 1.1.723. ठीक है, किलो वोल्ट्स. क्लियर, 1.723 किलो वोल्ट्स. VL क्या है हमारे पास? दैट इज 3300 डिवाइडेड बाय √3. यह है हमारे पास 1.905 वोल्ट्स. ठीक है, मे बी यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, लैगिंग में हमेशा डायरेक्टली प्लस ले लेते हैं. तो दिस वैल्यू आपको दोबारा इवैल्यूएट करनी पड़ेगी. नेगेटिव आने का मतलब क्या है? नेगेटिव आने का मतलब, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आने का मतलब है इट इज लीडिंग लोड्स. ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होती है एट हाईली लीडिंग लोड्स. ठीक है, तो यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. जीरो पॉइंट एट प्लस sorry, this value comes out to be as 2.305 kilovolts.
ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास आ जाएगा 2.305 माइनस 1.905 डिवाइडेड बाय 1.905। ठीक है, इस तरीके से आप इवेलुएट कर सकते हैं। जो कि आया अप्रोक्सीमेटली 19.5%। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। लीडिंग लोड की बात होगी, लीडिंग लोड की बात होगी, लैगिंग लोड के लिए माइनस आएगा, लीडिंग लोड के लिए जो बात होगी वो प्लस में होगी। तो जो हम पहले लिखा था दैट वाज फॉर लीडिंग लोड, जो पहले वैल्यू थी दैट वाज फॉर लीडिंग लोड्स। ठीक है, एनीवन, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो ही और शी कैन आस्क मी नाउ। ऑल ऑफ यू बेटा, a numerical is being shared to you, a quiz is being shared to you before leaving the, after leaving the class you need to attempt the quiz। ठीक है, ऑल ऑफ यू। ओके सर। ठीक है, बताइए किसी को कोई चीज अनक्लियर है, कुछ चीज समझ नहीं आई है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं वो समझ नहीं आया है तो बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आई वुड बी डूइंग सम दिस पावर एंगल इक्वेशंस, एंड पावर एंगल इक्वेशंस बनाने के बाद एक पैरेलल ऑपरेशन, यानी आई विल बी टेकिंग अप 2 more lectures to finish this unit। so unit 1 will be finished from my end। I will be providing you an assignment and you need to do it। ठीक है, क्लियर। ओके